अगर इस पृथ्वी पे मानव जन्म हुआ है 84 लाख योनियों के पश्चात, तो देयर इज अ पर्पस। 810 करोड़ लोग हैं। 810 करोड़ लोगों में से लगभग किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ वॉर, बट इफ यू डोंट फाइट दैट वॉर, इफ यू डोंट फाइट दैट बैटल, व्हाट इज द प्राइस यू आर पेइंग ऑफ नॉट फाइटिंग इट? पल्लवी जी, हमको सोने की चिड़िया कहा जाता है, अर्थात हमारे पास अत्यधिक सोना था। अगर हमारे पास अत्यधिक सोना था तो वो आया कहां से? हमारे खराब समय में भी क्या भारत के लोग टेररिस्ट बने? लगभग 6 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, हम सब जीते हैं। और युद्ध क्या जो उसका जो परिणाम हुआ है, क्षेत्र लैंड है, मातृभूमि किसकी गई है? भारत की। और बलूचिस्तान को जो इंडिपेंडेंट स्टेट था उसको टेक ओवर। एंड सिंस देन दे हैव बीन only killing and decimating the Balochis and taking away the resources and selling it to China. याद रखिए, जब भी कोई हम पे अटैक करता है, जैसे ही आप दब गई, जैसे ही आप झुक गई, तो सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। आप अकेली नहीं हैं। और 2 लड़कों ने अगर आपको अटैक किया और आपके हाथ में कुछ भी फोन है, उस फोन को पकड़ते भी अगर आपने उनके सिर पर मारा, गले पे मारा, आंख पर मारा, नाक पर मारा, पेट पे मारा, उनको कुछ न कुछ वो हताश होंगे। और वो जब दोबारा करेंगे तो देन यू अटैक अगेन, automatically they will start moving behind. Hey Seeds of Soul fam, welcome back to yet another exciting episode. Today we are thrilled to welcome Siddharth Rastogi. With over 22 years of banking experience, he is a capital market expert, geopolitics expert, and a behavioral economist. So please join me in welcoming Siddharth to Seeds of Soul. Thank you, Siddharth. We truly thank you for taking time to join us today on Seeds of Soul to discuss on the topic, what is the cost of war? So, Siddharth, I would just like to start with this conversation by asking you that जब हमारे पूर्वज एक हैं, इंडिया पाकिस्तान की जो फैब्रिक है, जिस हम एक ही मिट्टी और एक ही फैब्रिक से हम बने हैं, तो हम में इतना अंतर क्यों है? और जहाँ पर हम एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक नेशन हम इवॉल्व हुए, वो लोग इतने मिलिट्री और टेरर रिस्पॉन्सेस कैसे बन रहे हैं? पल्लवी जी, आप पे प्रश्न बहुत सुंदर भी है और ये हमारी सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में भी है। भारत, पाकिस्तान, पूरा भारतवर्ष, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये लगभग 15, 20, 25 हजार साल पुराना एक सभ्यता है। सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। भारत की अकेली एक सभ्यता है जहां पर भारत के मूल निवासी, भारत के देश में, भारत की भूमि पर और भारत की भूमि पर उनका ही एक आधिपत्य है। अदरवाइज इफ यू लुक एट ऑल अदर सिविलाइजेशंस, all ancient civilizations, whether it is Roman, whether it is Greek, whether it is Mesopotamian, whether it is Egyptian, all of them, without any exception, they have left their land, they have been decimated from their land. Why? तो अगर हमें भविष्य समझना है, तो भविष्य को समझने के लिए हमें अपना भूत, हमारी जो जड़ें हैं, उनको समझना पड़ेगा। हमारी जड़ें हैं क्या? हमारी जड़ें हैं सनातन। सनातन क्या कहता है? एक सरल सा श्लोक है जिसमें पूरा सनातन का समावेश होता है। 4 पंक्तियां। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो मनोषधः, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजका तत्र दुर्लभः। अर्थात कोई भी संस्कृत का ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे
मंत्र, मंत्र जिससे आपके सारे कष्ट, सारे आपके दुख, सारी आपकी चिंताएं दूर होती हैं। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बनाना। ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में ऐसी कोई भी औषधि नहीं है, कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिसको हम औषधि के रूप में नहीं उपयोग कर सके। हमें पता नहीं है इसका अर्थ, उसका उपयोग नहीं है। उसी प्रकार से अगर इस पृथ्वी पे मानव जन्म हुआ है 84 लाख योनियों के पश्चात, तो देयर इज अ पर्पस, देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, एंड द रीजन इज लार्जर देन यू। द रीजन कांट नॉट यू, because if the reason is you, then you are acted as an animal, because animal lives, survives for himself or for itself or for herself. However, there's a reason why the human being is born. You have got a human life form. But what is needed? That is exactly stated in the fourth line. What is needed is एक योजक, एक enabler, somebody who can figure out your skill set and put those skill set in the right perspective to harness the right kind of energy and out. सनातन ये नहीं कहता है कि आपको सबको गला बोरे को सबको एक दिशा में भी डाल दो। सनातन कहता है जो आपकी क्षमता है, जो आपकी विशेषता है, आप पूरे विश्व में 810 करोड़ लोग हैं। 810 करोड़ लोगों में से लगभग किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करता। क्यों? हम सब में कुछ ऐसी एक विशेषता है, और वो विशेषता यूनिक है। मनुष्यों की क्यों, वनस्पतियां यहाँ है। 2 माँ तुलसी के पौधे आप लीजिए, उन दोनों की जो लाइन्स है, उन दोनों का जो इंटरनल डीएनए है, वो भी अलग है। हर एक प्राणी, हर एक जंतु, हर एक जीव अलग है, तो उसका इस ब्रह्मांड पे एक योगदान। अगर आप इस चीज को समझ जाए तो देयर इज नो वॉर, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, बट एट द सेम टाइम इफ somebody is hurting you, if somebody is constantly pushing you to the power, भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 माफियों के बाद शिशुपाल का वध किया। 100। So there is obviously, पल्लवी जी आपने एकदम उचित कहा, उत्तम कहा, there is a cost of war. But if you don't fight that war, if you don't fight that battle, what is the price you are paying of not fighting it? There is a price for not fighting it also. Yes. So for everything, remember, मनुष्य में अगर आत्मविश्वास और आत्मबल नहीं है, then you are as good as an animal. एक जानवर की क्या 3 चीजें होती है, वो खाता है, सोता है और प्रजनन करता है। मनुष्य में भी अगर सिर्फ ये 3 ही प्रकृतियां हुई, 3 ही प्रवृत्तियां हुई, तो वो भी एक जानवर के समान है। The reason why you need to fight is not to do आधिपत्य। मुझे एक चीज बताइए, ये पिछले लगभग 4 से 5 हजार सालों में कब हम अभी कहते हैं नो फर्स्ट अटैक, नो फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक, नो फर्स्ट अग्रेशन। भारतवर्ष में इतनी बड़ी समृद्धि पिछले 1.5, 2, 3 हजार सालों से थी। सो भारत जीडीपी इन 1200 AD was closer to 40%. Yeah. Bharat and China put together, then automatically plunderers came. There were Mughals, there were Arabs who came and who Portuguese in the and then they attacked and they took a lot of gold. But Yeah. despite of that, till 17th century AD, we were 22% of the world GDP. From 40% we came down to 40. अभी तो सर सोने की चिड़िया कहा जाता Exactly. तो मेरा आपसे एक और प्रश्न है पल्लवी जी, हमको सोने की चिड़िया कहा जाता है, अर्थात हमारे पास अत्यधिक सोना था। अगर हमारे पास अत्यधिक सोना था तो वो आया कहां से?
भारत में कोलार माइंस, कर्नाटका में जो एक छोटा सा क्षेत्र है, वहां पे सिर्फ स्वर्ण पाया जाता है भारत में। स्वर्ण का एक ही तरीका है, आपको जमीन से उसका निकालना पड़ता है। लेकिन अगर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो वो स्वर्ण आया यहां से। तो भारत, जब भारत, हम कहते हैं कि ये शिप्स, फाइटर प्लेन्स, ये सब 16वीं 17वीं mostly after the 20th century. We learned that after the First World War, there was rapid industrialization and there was rapid commercialization of war machinery, war armory, all kinds of weaponry started to manufacture in big loads only after the Second World War, only after the First World War. My bad. However, think through it. Before, so during the Maurya time, so this is I'm talking about 2 BC, 3 BC, and it's written in Alexander's. So you know that Alexander on his way back, he didn't reach his hometown. Right. He died on the way, and he died in Asia as well. The entire large kingdom of Alexander का ये जो बड़ा क्षेत्र, ये जो बड़ा जिसने इतना बड़ा राज्य जिसको उसने आधिपत्य किया है, उसको 4 से 6 जनरल्स में बांट दिया। जनरल्स चूंकि प्रसन्न थे, तो भारत से बहुत सारा स्वर्ण, बहुत सारा मसलिन, बहुत सारा जो उनकी धर्मपत्नियों को, जो उनकी बहुत सारी बेटियों को, बहनों को जो पसंद था, क्योंकि वो इतने सालों बाद अपने घर जा रही थी, तो वो बहुत सारा चीजें लेकर के गए, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो मसलिन हो, lot of things which were India was looted at that time and cruelly so, because obviously उनको यहाँ पे एडमिनिस्टर नहीं करना था, उनको यहाँ पे लूटपाट ही करनी थी। वो लूटपाट करके फिर वो चले गए और रास्ते में ही अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। और उसके बाद यहाँ से जब वो सारा ये सामान लेकर के गए, अपने वहां पे अपनी देवियों को, अपनी वाइफ्स को, अपनी डॉटर्स को, सिस्टर्स को जब उन्होंने दिया गया, and it's quoted, it's written, and you can find authentic sources. They say that we have been using this finest muslin, finest silk, finest cotton, finest quality of spices which can cure any ailment for 500-300 years, which means that exports from Bharat used to be there for 2,500 years back. And how would you export? Through ships. So the interesting part about Bharat is that after the monsoons, so Bharat has 4 seasons or 6 seasons. After the monsoons, the winds start moving westward. So the winds start flowing from Bharat towards the Europe, towards the west. Our forefathers, interestingly, would use those for large ships, using the sails to export the best quality products from Bharat. In return, what they will get? Gold. That's the point. इसीलिए आज भी सिर्फ भारत और चाइना में हुई गोल्ड को इतनी महत्वाकांक्षा क्यों है? आप किसी भी घर में जाइए, आप किसी भी विवाह में जाए, माँ अपनी बेटी को, माँ अपनी पुत्री को गोल्ड जरूर देके, और ये स्त्री धन जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, बोलती है कभी भी बेचना नहीं, और ये तुम्हारा भी है। और जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी नेवर सेल गोल्ड। तो इतना सारा गोल्ड था, तो अगर ये आज हमारे डीएनए में है, तो हमारा डीएनए ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं चेंज हो गया। So this has been coming for generations. Correct. And if this has been coming through generations, where did the gold vanish there? So till about, so connecting the same point, 17th century, we were 22%. But what happened when Britishers came in? They realized they created a very, very, very vicious circle of plundering not only gold, but they started cutting the entire education system of Bharat. And after that, they created a system where they
not only plunder, but also they started imposing significant taxes. There was a point in time where even to cut the grass, you have to pay tax. Result of it, on economy, by the time भारत की जो अर्थव्यवस्था है 1947 में 40%, 22%, 4%. We were only contributing 4% of the world GDP. By the time 1947. By the time 1946. Fortunately, unfortunately, next 40, 50 years, things were quite sober in Bharat. 1991, before, I know we are talking about the cost of war, but it's important to understand What is that story? history of Bharat as well. 1991, we were barely having 13, 14 billion dollars of reserves. We know that, right? Had the LPG reforms, liberalization, privatization, and globalization reforms wouldn't have happened, we would have been a bankrupt nation. 1991, 40%, 22%, 4%. 1991, we were 1% of the world GDP. 1%. We were at our lowest point. Today, we are closer to 3.5, 4.5% So the world economy is closer to $108 trillion, and we are at around $4.4 trillion. So you can do the math. It's approximately 4.12%, 4.1%. So the point I'm trying to make is, there have been tough periods for Bharat. But the interesting context है, this is, समय खराब है, लेकिन आपका चरित्र तो खराब नहीं है. Your time may be bad, but is your character bad? हमारे खराब समय में भी क्या भारत के लोग टेररिस्ट बने? नहीं, नहीं. बल्कि हमने एग्रेशन को सहा है, हमने बर्दाश्त किया है, हमने चुप रहा है, और हमने जो बाकी बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारी सहायता करें और हमें न्याय दिलाए. करेक्ट. बट हमें वो न्याय जो है वो बार बार हर मौके पर हर उस पॉइंट पे हमें वो न्याय नहीं मिला है. चाहे वो आप 93 ब्लास्ट की बात कर लें, चाहे वो 2008 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यस, वी हैव बीन डिनाइड. अब हमारे पास अब तो एक चारा भी तो नहीं बचा था. एग्जैक्टली. तो ये याद रखिए, एक मनुस्मृति में एक बड़ा सरल सा श्लोक है, एंड इट समराइजेस योर हैप्पीनेस and your grief in just one shloka. And this is applicable in every context, every aspect of your life, relationship, and in general society and community dealings. बड़ा सरल सा. So ये श्लोक है, सर्वम परवंशः दुखम सर्वम मात्मवंशः सुखम. अर्थात anything which is dependent on somebody else, anything where you rely on someone else, it will only give you dukha, it will only give you grief, it will only yield you finally unhappiness. However, if you rely on your capability, your skill set, your knowledge, your know-how, it will eventually lead you to bliss, happiness, a state of anand and joy. And इसी कारण, जैसा आपने कहा पल्लवी जी की, भारत में शास्त्र हमेशा सिखाए जाते हैं. कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसको मंत्र उच्चारण कराने दिया जाता है, लेकिन साथ में शस्त्र विद्या भी, शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी महत्वपूर्ण थी. और याद रखिए, आप किसी से भी न्याय मांगोगे, अगर आप में क्षमता नहीं है, आप में अगर बल नहीं है, तो कोई भी आपका सहायता नहीं करेगा. हमने देखा 1948 पे 1948 से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत जीता था, हम यूएस चले गए, उसका हल क्या हुआ?
हमारा जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो। आज तक लगभग 6 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, हम सब जीते हैं। और युद्ध क्या जो उसका जो परिणाम हुआ है, क्षेत्र लैंड है, मातृभूमि किसकी गई है? भारत की गई। एक और इंटरेस्टिंग सा आपको चीज बताता हूं, कैसे ये रणनीतियां और कैसे ये people who have vested interest, people who have corrupted moralities, they utilize opportunities to change the perspective and then control the end benefit. So आप हम सब ने जिलजित बाल्टिस्तान का नाम सुना होगा। जिलजित बाल्टिस्तान कश्मीर के ऊपर का एक क्षेत्र है जो पीओके के जस्ट ऊपर है। जिलजित बाल्टिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के आधिपत्य में है। तो 4 क्षेत्र थे, कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जिलजित बाल्टिस्तान। इस सब में गुलाब सिंह जो राजा उस वक्त थे, और उन्होंने अग्री किया था कि ये सारा का सारा विलय होगा भारत के साथ। लेकिन उस वक्त जो ब्रिटिशर्स जो जिलजित स्काउट्स, द आर्मी विच वाज कंट्रोलिंग द जिलजित बाल्टिस्तान, they had control on Gilgit Baltistan just before the independence happened. They colluded with Pakistan, with Jinnah. and in November of 1947, just after the independence of the two countries, they illegally occupied, and we just kept on waiting and watching. Similar thing, Balochistan. So today, we all know that Balochistan is in a dire state, and that's why there is rebellion in Balochistan. बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान ने 1947 के बाद 1948 में वहां पर अटैक किया और बलूचिस्तान को जो इंडिपेंडेंट स्टेट था उसको टेक ओवर किया। एंड सिंस देन दे हैव बीन ओनली किलिंग and decimating the Balochis and taking away the resources and selling it to China. So remember, अगर आप शक्तिहीन हैं तो आपके शक्ति होना और शक्ति का प्रयोग करना दो अलग चीजें हैं। अब आप सोचिए पल्लवी जी, आप एक अद्भुत महिला है, आप गृहस्थी को भी चला रही हैं, कार्य क्षेत्र में भी उत्तम है और इतना सारा सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं। कल आप सड़क पर जा रही है, सड़क पर 2 लड़के आपको आते हैं, वो कुछ आपसे कहते हैं, आप पुलिस के पास जब तक जाएंगी तब तक कुछ ना कुछ कारनामा हो जाएगा। उसी वक्त सोचिए कि आपके हाथ में एक छोटा सा पेन है जो जिसकी नोक तेज है और आपको वो पेन चलाना आता है और उस पेन से आपने उन 2 लड़कों को आंख खोल दी। सरल सा है, लेकिन उसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। वो लड़के पहली बार बिगड़ाएंगे, लेकिन दूसरी बार जब आप उनको अटैक करेंगी तो वो पीछे चले जाएगी। याद रखिए, जब भी कोई हम पे अटैक करता है, जैसे ही आप दब गई, जैसे ही आप झुक गई हुई, तो सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। आप अकेली नहीं है, और 2 लड़कों ने अगर आपको अटैक किया और आपके हाथ में कुछ भी फोन है, उस फोन को पकड़ के भी अगर आपने उनके सिर पर मारा, गले पे मारा, आंख पर मारा, नाक पर मारा, पेट पे मारा, उनको कुछ ना कुछ वो हताश हो जाए, और वो जब दोबारा करेंगे तो देन यू अटैक अगेन, automatically they will start moving behind. So that analogy which I'm trying to use here is, if you allow people to just be aggressive and nations to be aggressive and you don't take a stand, तो मतलब आप एक तरह से हारी मान रहे हैं। आप हार मान रहे हैं, और सनातन कहता है कि मारने वाला जो आप पे बल का प्रयोग कर रहा है, जो आपके साथ जास्ती कर रहा है, जो आपके साथ अन्याय कर रहा है, अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों ही भागीदार है गलती की, सिर्फ अन्याय करने वाला नहीं। तो इसलिए कभी ना कभी तो शायद जो आज हमारी सरकार जो भारतवर्ष कर रहा है, वो शायद पहले अगर होता, क्योंकि एक और चैलेंज क्या है, अब भारत की अर्थव्यवस्था में हम
फोकस करते हैं एजुकेशन की। हमारा जो पद्धति है भारत में सरल सा है। भारत, कोरिया, ये सारे ऐसे चाइना, ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे मिडिल क्लास का एक ही लक्ष्य होता है, एक डिसिप्लिन। आप किसी भी माता को पूछ लीजिए, वो कभी भी प्रयास नहीं करेगी कि अपने बच्चे को कभी भी अपने बच्चे को फोन दे, कभी भी अपने बच्चे को कुछ ऐसी चीजें दे जिससे कि वो उसको उसकी लत पड़ जाती। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माता उसकी हमेशा ख्याल रखती है, क्योंकि ये हमारे डीएनए में भी। शिक्षा, चाहे आप कितने भी पढ़े, कितने भी अमीर खानदान से है, कितने भी आप वित्तीय अच्छे हैं खानदान से है, उसके बाद में आपका प्रयास क्या होता है कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा कक्षा में प्रथम दर्जे पर है। एजुकेशन इज द सेकंड। थर्ड थिंग, हम क्या, मॉरल्स, अच्छे काम करो, दूसरों की सेवा को, अपने लिए धन अर्जित करो, लेकिन गलत काम में धन मत लगाओ, दूसरों के काम आओ। So this is a morality which goes. But if you do not teach them how to push back, they automatically will become they will automatically slow down, and they will start thinking that this is the only world, because the world is gonna change, and if the world is gonna change, you have to adapt to the world's aggression. जैसे आपने एकदम उत्तम चीज कहा कि कोई भी जब आपके साथ अग्रेसिव हो रहा है और आप अगर उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा। Thank you so much, Siddharth ji. It has been a truly pleasure and honor for all of us and Seeds of Soul कि आपने आके हमें इतना ज्ञान दिया हमें. This was a beyond interesting conversation and I can't thank you once again. Thank you so much.